गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ऋचा कुमारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग सुनिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट करके। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। भोपाल, एक शहर जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है, मगर 11 नवंबर 2013 की उस काली रात ने इस शहर को एक ऐसी दहला देने वाली घटना से रूबरू कराया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। यह कहानी है पंचवटी कॉलोनी के मनीष तख्तानी की, एक ऐसे इंसान की जिसका जीवन बाहर से देखने में किसी सपनों की दुनिया से कम न था। लेकिन इस सपनों की दुनिया का अंत इतना भयावह होगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आइए इस दिल दहलाने वाली सच्चाई को करीब से जानते हैं, जहां प्यार, धोखा और हवस ने एक खुशहाल परिवार को तहस-नहस कर दिया। मनीष तख्तानी, एक नामी प्लाईवुड कारोबारी, अपने पिता दिलीप तख्तानी के साथ मिलकर भोपाल में अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा था। तख्तानी परिवार का नाम शहर में सम्मान के साथ लिया जाता था। मनीष का घर, उसकी खूबसूरत पत्नी सपना और उनकी नन्ही सी बेटी इशिका के साथ एक मिसाल था सुखी और समृद्ध जीवन का। सपना, खंडवा की रहने वाली, न सिर्फ रूप की मलिका थी, बल्कि उसका चंचल और हंसमुख स्वभाव हर किसी को अपना दीवाना बना लेता था। मनीष, जो देखने में आकर्षक और व्यवहार में सौम्य था, और सपना की जोड़ी मानो बनी बनाई थी। 2007 में हुई उनकी अरेंज मैरिज में दोनों परिवारों की रजामंदी थी और सब कुछ इतना परफेक्ट था कि कोई कमी ढूंढना मुश्किल था। इशिका के जन्म के बाद तो ये परिवार और भी पूरा हो गया, मगर किसे पता था कि इस हंसी खुशी की तस्वीर के पीछे एक ऐसी साजिश पनप रही थी जो सब कुछ तबाह कर देगी। 11 नवंबर 2013 की रात, जब भोपाल की सड़कें सन्नाटे में डूबी थी, एक फोन कॉल ने पुलिस के होश उड़ा दिए। कॉलर की कांपती आवाज में दहशत थी। साहब, बरखेड़ा पठानिया के जंगल में एक अजली लाश पड़ी है। इतनी बेरहमी से जलाया गया है कि चेहरा पहचानना नामुमकिन है। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। बरखेड़ा पठानिया का इलाका, जहां जंगल और खंडहरों का सन्नाटा पसरा था, वहां पहुंचते ही पुलिस की सांसें थम गईं। लाश का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, चेहरा तो जैसे राख में तब्दील हो गया था, मगर पैरों का हिस्सा, जो आग की लपटों से बचा था, अब भी वैसा ही था। पुलिस की नजरें उस भयावह मंजर को देखकर सिहर उठीं। ये सिर्फ एक लाश नहीं थी, ये एक अनसुलझी पहेली थी। पुलिस ने आसपास की तलाशी शुरू की। एक लाइटर, माचिस और एक पेट्रोल का कंटेनर मिला, जो इस क्रूर हत्या की कहानी का हिस्सा थे। लाश को स्ट्रेचर पर लादकर पोस्टमार्टम रूम भेजा गया, मगर उससे पहले पुलिस ने आखिरी बार लाश की तलाशी ली। जली हुई पैंट की जेब से 4,000 रुपए और एक गैस सिलेंडर की रसीद बरामद हुई। ये रसीद पुलिस के लिए एक सुनहरा सुराग थी। रात का समय था, मगर पुलिस ने इंतजार नहीं किया। गैस गोदाम के मालिक को देर रात ही बुलाया गया। रसीद देखते ही उसने बताया, ये पंचवटी कॉलोनी में मनीष तख्तानी के घर का पता है। पुलिस का दिल धक धक करने लगा। क्या ये लाश मनीष की थी? अगली सुबह पुलिस मनीष के घर पहुंची। वहां का माहौल पहले ही उदास था। मनीष के पिता दिलीप ने बताया, मेरा बेटा कई दिनों से गायब है। पुलिस ने परिवार को अधजली लाश की तस्वीरें दिखाईं। जैसे ही दिलीप की नज़र जीन्स और हाथ में सोने की अंगूठी पर पड़ी, उनका दिल टूट गया। वो चीख उठे, ये मेरा मनीष है। परिवार में कोहराम मच गया। इशिका की मासूम आंखें अपने पिता को ढूंढ रही थी और सपना का चेहरा गम में डूबा था। मगर क्या वो आंसू सच्चे थे या फिर एक खतरनाक खेल का हिस्सा? पुलिस ने मनीष की पहचान तो कर ली, मगर सवालों का जाल अभी बाकी था। कौन था वो शातिर जिसने मनीष को इतनी बेरहमी से मारा? क्यों उसकी लाश को जलाया गया?
पुलिस ने मनीष के बैकग्राउंड की छानबीन शुरू की। एक सफल कारोबारी, जिसका कोई दुश्मन नहीं था, जिसका परिवार खुशहाल था। पुलिस को शक हुआ कि शायद कारोबार की रंजिश इसका कारण हो। मगर तभी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मनीष की कॉल डिटेल्स से पुलिस ने दिनरात मेहनत करके उस नंबर की जानकारी निकाली। और फिर जो खुलासा हुआ, उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। यह नंबर सपना के नाम पर रजिस्टर्ड था, वही सपना जो मनीष की पत्नी थी। आखिर सपना ने अपने ही पति को अनजान नंबर से कॉल क्यों किए? और यह बात उसने पुलिस से छुपाई क्यों? पुलिस ने सपना को पूछताछ के लिए बुलाया। जब उससे पूछा गया कि उसने मनीष से उस अनजान नंबर से बार-बार बात क्यों की, तो सपना के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पुलिस को गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन उसके माथे की शिकन ने उसका डर बयां कर दिया। पुलिस ने सख्ती बरती, तो सपना टूट गई और उसने सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि मनीष की मौत में उसका हाथ था, लेकिन कत्ल करने वाला वह नहीं, बल्कि कोई और था। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया। सपना ने एक नाम लिया, हर्षप्रीत। सपना ने बताया कि हर्षप्रीत मनीष का करीबी दोस्त था। वह मनीष के परिवार से इतना घुला मिला था कि बिना झिझक उनके घर आया जाया करता था। हर्षप्रीत एक रईस बिजनेस फैमिली से था और खुद भी एक कामयाब बिजनेसमैन था। पहले तो हर्षप्रीत मनीष के घर से थोड़ी दूर पर रहता था। क्या हर्षप्रीत ही इस खूनी साजिश का मास्टरमाइंड था? या फिर सपना अभी भी कोई राज छुपा रही थी? यह गुत्थी अभी अनसुलझी थी, और पुलिस के सामने अब एक नया रास्ता खुल चुका था। पर फिर यह अपनी फैमिली के साथ मनीष के पड़ोस में ही आ गया। हर्षप्रीत का मनीष के घर आना जाना अब और बढ़ गया था। परिवार को भी उसके आने से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल, जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। हर्षप्रीत, जो अनमैरिड था, सपना की मजाकिया बातों, उसके चुलबुले अंदाज और लड़कपन पर फिदा हो गया। वह धीरे-धीरे सपना के प्यार में डूबता चला गया। दूसरी ओर, सपना को भी एक ऐसे साथी की तलाश थी, जो उसका अकेलापन दूर करे। मनीष अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था, और सपना चाहती थी कि कोई उससे बातें करे, उसके साथ वक्त बिताए। हर्षप्रीत ने यही कमी पूरी की। शुरुआत में दोनों दोस्तों की तरह साथ घूमते, कॉल्स और मैसेजेस पर अपनी बातें शेयर करते। लेकिन धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार की राह पर चल पड़ी। हर्षप्रीत, जो कुंवारा था, सपना के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। उसके लिए यह सब सामान्य था। लेकिन सपना, जिसकी शादी को कई साल हो चुके थे, जिसकी एक बेटी थी, और मनीष जैसा अच्छा पति था, फिर भी वह हर्षप्रीत के साथ रिलेशनशिप में आ गई। उसे अपने धोखे का जरा भी पछतावा नहीं था। उसका मानना था कि हर्षप्रीत मनीष जितना ही अमीर है, और उसके साथ जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। इसी सोच के साथ सपना ने हर्षप्रीत के साथ नया रिश्ता शुरू किया और फैसला लिया कि मनीष को रास्ते से हटाना होगा। उसने सोचा कि मनीष की मौत के बाद वह विधवा बन जाएगी, और फिर हर्षप्रीत शादी का प्रस्ताव भेज देगा। परिवार को भी विधवा की दूसरी शादी में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह दोनों आसानी से एक दूसरे का साथ पालेंगे। प्लान तैयार था, बस मनीष को रास्ते से हटाने की बारी थी। लेकिन सिर्फ मारना ही काफी नहीं था, शक से बचना भी जरूरी था। सपना ने हर्षप्रीत को सुझाव दिया कि मनीष को गोली मारकर उसकी लाश को ऐसी जगह फेंक दो, जहां कोई उसे ढूंढ न पाए। हर्षप्रीत ने सपना की बात मानी। 11 नवंबर को उसने किसी काम का बहाना बनाकर मनीष को मिलने बुलाया। मनीष, अपने दोस्त पर भरोसा करके, अपनी कार लेकर चला गया। हर्षप्रीत ने मनीष को सच बता दिया, मैं और सपना एक दूसरे से प्यार करते हैं,
लेकिन तुम्हारे जीते जी हमारा मिलन नामुमकिन है। यह सुनकर मनीष गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त और पत्नी मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। वह सच जानने के लिए सपना को कॉल करने लगा, लेकिन तभी हर्षप्रीत ने अपनी बंदूक निकाली और एक के बाद एक गोलियां दाग दी। एक मनीष के पेट में, दूसरी उसकी छाती पर। इस तरह मनीष की बेरहमी से जान ले ली गई। मनीष को रास्ते से हटाने के बाद अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। हर्षप्रीत ने लाश को वीरान जंगलों के एक खंडहर में ले जाकर डीजल डालकर आग लगा दी, ताकि लाश की पहचान न हो सके। फिर उसने मनीष की कार को कस्तूरबा नगर में छोड़ दिया, ताकि पुलिस सिर्फ उसी इलाके में उलझी रहे। लेकिन पुलिस ने न सिर्फ लाश ढूंढ निकाली, बल्कि कार भी बरामद कर ली। सपना के बयान के आधार पर हर्षप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। छानबीन में वह बंदूक भी मिल गई, जिससे मनीष को मारा गया था। सच अब पुलिस के सामने था। दोनों आरोपियों के खिलाफ मनीष की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट में केस शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान सपना ने गुहार लगाई कि वह एक महिला है, उसकी एक छोटी बेटी है, इसलिए उसे नरमी बरती जाए। हर्षप्रीत ने भी अपनी कम उम्र और साफ रिकॉर्ड का हवाला देकर सजा कम करने की मांग नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। हर्षप्रीत का कहना था कि सपना ने उसे उकसाया, जबकि सपना कहती थी कि मनीष को हर्षप्रीत ने मारा। 4 साल तक मुकदमा चला। आखिरकार कोर्ट ने दोनों पर 11,000 रुपए का जुर्माना और उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनकर हर्षप्रीत की आंखों से आंसू छलक पड़े, जबकि सपना कोर्ट में खिलखिलाकर हंसने लगी। लेकिन जेल जाते वक्त उसे अपने किए का पछतावा हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। हर्षप्रीत पर आरोप लगाते हुए बोली, मैं बेकसूर हूँ। मुझे नहीं पता था कि वह मनीष को मार देगा, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। मनीष की जान जा चुकी थी और दोनों को सजा मिल चुकी थी। अवैध संबंध सिर्फ 2 लोगों की कमजोरी नहीं, एक सामाजिक बीमारी है। जब पति पत्नी के रिश्ते में संवाद खत्म होता है, तो बाहरी आकर्षण जिंदगी को बर्बादी की ओर ले जाता है। यह केस दिखाता है कि कैसे एक अवैध संबंध एक खुशहाल परिवार को खत्म कर देता है। समाज को ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए नैतिकता और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है।